बताते हैं कि कितना कमाते हैं, क्या कमाई बताते हैं अपने? 10,000 10,000। भेजते हैं कुछ पैसा घर पे? भेजे छे। कितना? 10,000 पूरा कमाते पूरा भेज देते हैं? कमाए 18,000। अच्छा, कमाते 18,000, 10,000 आपको भेजते हैं। 10,000 लगा। आप लोग हाँ, वोट देने के लिए जाते और हैं। काम करने यहाँ आते हैं। हाँ, आते हैं। आंटी जी, बिहारियों की जिंदगी दिखाने आई। ले जाओ ना अपने घर को। ये इज्जत है बिहारियों की दूसरे प्रदेशों में। मतलब इनको ये विश्वास है कि इनके पति जिस भी हालत में रह रहे होंगे अच्छे से रह रहे हैं। ये मेरे पीछे आपको भारत का संसद दिखाई दे रहा होगा और इस संसद के सबसे ऊपर है अशोक स्तंभ, जो बिहार की विरासत को बताता है, उस समय के सबसे बड़े राज्य मगध के बारे में बताता है। और इसी संसद के अंदर करीब 40 सांसद बिहार से आते हैं, जो एक छोटा मोटा नंबर नहीं होता है। और देश में 4 कैबिनेट मिनिस्टर भी बिहार के हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर मिस्टर चिराग पासवान भी शामिल हैं। लेकिन उसे बिहार की एक सबसे बड़ी परेशानी है माइग्रेंट लेबर की, पलायन की, जिसको आज तक नहीं सुलझाया गया है। 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार के करीब 75 लाख लोग दूसरे स्टेट में काम कर रहे थे। यानी बिहार की उस समय की आबादी में से लगभग 7% लोग बिहार में रहते ही नहीं। और करंट एस्टिमेट के हिसाब से भारत में 6.5 करोड़ माइग्रेंट वर्कर हैं, जिसमें से 14% यानी 90 लाख लोग बिहार से आते हैं। ये लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेके फैक्ट्री वर्कर, रिक्शा पुलर, डिलीवरी बॉयज और सिक्योरिटी गार्ड तक हर वो काम करते हैं जो शायद आप और मेरे जैसे ज्यादातर लोग करना पसंद भी नहीं करेंगे। बिहारी मजदूर बिहार की समस्या तो हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के लिए ये बहुत बड़े एसेट साबित होते हैं। लेकिन इन एसेट्स के साथ दूसरे राज्यों में कैसा बर्ताव होता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगी। जितने बैग दिख रहे होंगे उतने लोग यहाँ रहते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 बैग यहाँ पर दिख रहे हैं। और सिलेंडर भी आपको दिखेगा, ये देखिए, 1 चूल्हा 2 चूल्हा, ये आपको ये दिखेगा, जो ये बताता है कि इस कमरे का पार्टीशन होता है और लोग यहाँ पर हिस्सा बांट। जब मैं माइग्रेंट लेबर के साथ समय बिता रही थी, जब मैं उनके साथ घूम रही थी, जब मैं उनके जीवन को और नजदीक से समझने का प्रयास कर रही थी, तो मुझे उसी सिलसिले में राजू भाई टकराए। आपको मैं ढूंढ रही हूँ इतने दिनों से। मैं कहीं पे गाँव में फंस गया, देखते हैं ऐसा अभी तुरंत आपके सामने मिल रहा है। चलिए हमारे काम अभी आए हैं आप काम करके? क्या करेंगे? अरे बाप रे, 10 बजे आप काम करके आए हैं। चलिए पहले हमारे कमरे का दृश्य देखिए कैसे रह रहे हैं। जो 8 साल पहले बिहार से दिल्ली आए अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, लेकिन उनके साथ क्या हुआ वो आप देखिए। जब वो मुझे अपने घर लेकर गए तो क्या हुआ, जरा आप इस वीडियो के अंदर देखिए। कितना घंटा आज काम किया राजू भाई? आज नाइट नहीं लगता था, तो थोड़ा काम मशीन गड़बड़, आराम से मशीन थोड़ा गड़बड़ चल रही थी। हाँ। तो उसमें बाधित हो गई, उसका काम गच लिए तो पूरा करना था। पूरा करना हाँ, पड़ा। पूरा करना था। अभी तो शाम को पैसे देगा। शाम को पैसा? हाँ, पैसे देगा। तो आज पूरे दिन में कितना मजदूरी हो गया? वही ज्यादा नहीं हुआ, 700 रुपया हुआ। 700 रुपया? हाँ, और कितने बजे निकले थे घर से? 9 बजे निकला था। तो मतलब 12 घंटे 11 घंटे जो है हाँ, आपने काम किया है टोटल। हाँ, बीच में समय खराब हो गया मशीन की, तो उसमें नहीं कैसा बिल्डिंग में रहते इसी हैं। बिल्डिंग चलिए में रहता है। चलिए कुंडी घुमाइए, कोई बात नहीं, आइए। बाहर खींचिए ऊपर। मैं इनकी ज़िंदगी दिखा रही हूँ आंटी जी, कि बिहार के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, मजदूरों की ज़िंदगी मैं दिखा रही हूँ। ये इतने छोटे से कमरे में रहते हैं। इसका 1200 देगा, 1150 देगा, क्या करेंगे आखिर? इसका 1150। सोचिए इस कंडीशन में ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन राजू भाई की अगर मैं आपको एक बात बताऊं, और इन्होंने जिस तरीके से अपने बेटे को पढ़ाया है, एकदम छोटा सा कमरा है ये, एकदम बहुत छोटा सा, और सोते कहाँ हैं? इस पे गेट लगा लेते हैं, क्या करें? इतनी गर्मी में गेट लगा के सोते हैं? हम जो कर बच्चों को नहीं करने देंगे, ये सोचिए। और कैसे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं।
कितना पढ़ा है बच्चों को? अभी बच्चों को तो ग्रेजुएशन पार्ट 2 में एडमिशन लिया है। ITI में कर दिया हूँ नामांकन, उसमें भी पैसा देना है तो कमाना तो पड़ेगा। कमाना पड़ेगा। हाँ, कमाना तो पड़ेगा। कोई ऐसे राजू भाई जिन्होंने प्रण ठाना है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा कर ही रहूँगा और उसको कभी इस ज़िंदगी में तो नहीं धकेलूँगा। चलिए पूछो ना। नहीं, मैं इनकी आंटी जी क्या है भैया? क्या है? मैं इनकी बिहारियों की जिंदगी दिखाने आई थी। मतलब ले जाओ ना अपने घर को। आप ऐसी ही बात करती हैं? ले जाओ अपने घर को। नहीं तो जो पूछना जो बताना तो बाहर में बता। ये इज्जत है, ये इज्जत है क्या ऊपर ले जाने का बिहारियों की दूसरे प्रदेशों में। ये इज्जत है। कैमरा बंद कर दे। नहीं, एक सेकंड। नहीं, कैमरा रखो एक सेकंड। ये साले वाले क्या है? कैमरा क्यों चला रखा है? एक सेकंड रुको ना। किसी घर में चलाने का रखो मतलब क्या? किसी घर में कैमरा चलाने का? एक बात बताइए भैया, नहीं, कैमरा चलाने का मतलब क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। फकिंग ज्यादा ना बोलो। क्या इसका घर था ना? किराया था ना? मतलब क्यों गए हमारे घर में ऊपर? टेनेंट। एक सेकंड बात बता। क्यों रहते हो इनके वहाँ? निकाल देगा। हाँ? निकाल देगा। ये आपको निकाल देगा? अब भगा देगा। नहीं आप बाइक लगा देगा। इज्जत होती है अगर आप बिहार में लोगों को जीने की जिंदगी देना, तो इस तरीके से इन लोगों को यहाँ पर बेइज्जत ना होना पड़े। तो आपने देखा किस तरीके से उनकी मकान मालकिन ने उनको 12 बजे रात में धक्के मार के बाहर निकाल दिया, केवल मात्र इसलिए कि वो अपना रहने का घर दिखा रहे थे कि मैं इस कंडीशन में परदेश में रहता हूँ। क्या ये अपमान, जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, अगर आप रेंट पे भी रहते होंगे तो क्या ये अपमान कॉमन है? क्या अपमान ऐसा होना चाहिए? अगर राजू की वो हैसियत होती कि वो मकान मालिक को उस तरीके से जवाब दे पाता, तो शायद उसकी मकान मालकिन की ये हैसियत नहीं होती कि उसके साथ इस तरीके का सलूक कर सके। बहरहाल ऐसे कई सारे वीडियोस, ऐसे कई सारी फुटेजेस आपको इंटरनेट पे तमाम मिल जाएंगी, जहां पे आपको माइग्रेंट लेबर के साथ हो रही बदसलूकी साफ साफ नजर आएगी। क्यों बिहार में खाने पीने को मिलता नहीं है? क्यों महाराष्ट्र में आए हो? हाँ, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? धंधा पानी नहीं है, बराबर है, इसलिए आते हो ना। Co-workers had left during lockdown without paying their dues. मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हूँ और ये कर्नाटक दुकान में मैं काम करता हूँ और हम बिहार से, हम हिंदी वालों के साथ इतना प्रॉब्लम होता है। I am not getting the situation of Bihar is actually up. कहीं पे काम करते हैं आकर गाली देता, माँ बहन को गाली देता। पढ़ रहे ना तो गवर्नमेंट का पूछ नहीं सकता वहाँ का। हाँ, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वहाँ का झक मारा है वहाँ पे वो। तो क्या इन नेताओं को ये चीजें समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती? ये केवल मात्र राजू की कहानी नहीं है कि वो इस अपमान, तिरस्कार और ऐसे अभाव में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। राजू जैसे करोड़ों लोग दिल्ली, बंबई, सूरत, तमाम ऐसी जगहों पर रह रहे हैं और किस अभाव में अपनी जिंदगी बिताते हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। ये जो आपको छोटा सा पीछे गुसलखाना दिख रहा है, इसको गुसलखाना बोलते हैं यहाँ पर। इसमें 15-20 लोग जो है इसी अवस्था में शौचालय करने जाते हैं, शौच करने जाते हैं। तो इसकी अवस्था देखिए, यहाँ पर कोई जिंदगी का होप नहीं है। आप थोड़े टाइम यहाँ पे रहेंगे तो क्या ही जिंदगी सोचेंगे। और ये सब लोग बिहार से आकर के आए। देखिए इधर किस तरीके से, ऐसे लग रहा है कि जैसे जेल में इन लोगों को भर दिया गया है। जब आप कैमरे के देखोगे ना, इस सीन को देखोगे तो आपको ऐसे जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होगा, जिसको मतलब घुटन होती होगी, सीन को देख के घुटन होने लगेगा। सीन को देख करके घुटन, जिस तरीके का यहाँ का शौचालय है, जिस तरीके के लोगों का यहाँ पे रहना सहना है, जिस तरीके से लोग यहाँ पर खाना बनाते हैं, खाते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, क्या होप और क्या ज़िंदगी यहाँ पे लोगों की रहती होगी, वो आप सोचिए और अंदाज़ा लगाइए। ये देखिए, क्या भैया कहाँ से आए हैं? बिहार से, मधेपुरा से आए हैं। कैसी कट रही है ज़िंदगी यहाँ? तो नरक के जैसे है ना, क्या है? नरक जैसा है और क्या है। इतना में हम लोग को घर में समझिए कि ऐसे पड़ा रहता है, मगर इसमें 4-5 आदमी देख रहे हैं। 4-5 आदमी। और क्या तो गुजारा। छोटे से कमरे में कितना लोग रहते हैं? 4 आदमी। 4 आदमी। और
सोते कैसे हैं भैया? यहाँ तो घुटन हो रहा है। इसी में खाना बनाते हैं, इसी में सोते हैं। ये देखो, ये बच्चा मुझे लग रहा है 15-16 साल का। कितने साल उम्र है भाई? 18 साल हो रहा है। 18 साल। कितना साल से मजदूरी कर रहे हैं? 2 साल से। मतलब जब ये 16 साल का था, जब से ये मजदूरी कर रहा है। क्यों मजदूरी करने आए बाबू? कहाँ से हो रहने वाले? बिहार से, पूर्णिया जिला से। पूर्णिया जिला से। क्या जिम्मेदारी एहसास हो बाबू ऐसा? अरे घर बनाना है, क्या जिम्मेदारी रहेगा? घर बनाना है, 2 बहन है, उसका शादी करना है, बस हो गया। 2 बहन है, अपना शौक पूरा करना है, और क्या करेंगे? शौक क्या है तुम्हारा? शौक क्या रहेगा? घर और बनाएंगे, बढ़िया घर द्वार बनाएंगे। शौक क्या रहेगा? ये ऐसे ये लोग क्यों रहते हैं? तुम्हारा घर भी ऐसा है? नहीं, मजबूरी है, इसलिए ये सब पैसे लिए ना। मजबूरी है? हाँ, अब मजबूरी नहीं रहते तो यहाँ पे आते हम क्या? तुम भी बिहार से हो? हाँ, हम भी बिहार से। इतने अभाव की जिंदगी, परिवार से महीनों दूर, बच्चों से महीनों दूर, कोई अपना दूध पीता बच्चा छोड़ करके आया है। सोचिए, इतने अभाव में जिंदगी जीना पड़ता है। ये अपना गांव, अपनी मिट्टी छोड़ करके दूसरे शहरों में आते हैं। तो एक सवाल मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि आखिर ये मजदूर दूसरे शहरों में जाते ही क्यों हैं, जब इतनी कठिन इनकी जिंदगी उन शहरों में है। तो इस बात को समझने के लिए मैं बिहार गई। मैंने बिहार के लेबरों से भी जाकर के बात की और मुझे जो पता चला वो आपको भी सुनना चाहिए। बाबा कितने बजे सुबह आए थे? 6 बजे से। 6 बजे सुबह आए थे? हाँ। अभी तो 10 बज गया। 4 घंटा से खड़ा है यहाँ पे। अच्छा, बिहार में आप हैं, कितना पैसा मिलता है आपको? अरे कभी 600 मिलता है, कभी 700 रुपया मिलता है। तो डेली काम मिलता है? ना, डेली काम नहीं मिलता। 2 दिन पर, 3 दिन पर, 4 दिन पर। मिला तो मिला तो नहीं हो मिला। अच्छा, आप लोग वापस चले जाते हैं? घूम के वापस चले जाते हैं। वापस चले जाते हैं? हफ्ता में एक दिन। हफ्ता में एक दिन? सुबह 5 बजे 6 बजे से आते हैं, यहाँ 10 बजे तक रहता है। किसी दिन काम मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं तो दिल्ली, बम्बई, हर जगह मैंने देखा तो लेबर चौक तो रहता है, लेकिन वहाँ पे बिहारी रहते हैं। हर जगह आप मुझे बिहारी देखने को मिलते हैं। तो आप लोग बाहर नहीं गए, यहीं रहे? नहीं, बाहर भी गए हैं, दिल्ली गए हैं, हाँ। जम्मू कश्मीर गए हैं, हाँ। अहमदाबाद गए हैं, बेंगलोर गए हैं, हाँ। सब जगह ऐसा कोई सा नहीं। गुजरात गए हैं, बॉम्बे गए हैं, सब जगह गए हैं। रोज काम ना मिलने की मजबूरी, कम मेहनताना मिलने की मजबूरी इन मजदूरों को इन बड़े शहरों में अपनी तरफ खींचती है। ये बिहार का लेबर चौक है, जिसमें मुझे, जब मैंने इन लोगों से बात किया तो मुझे ये बात समझ में आई कि हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, बेइज्जत होते हैं, लेकिन अगर हमारे यहाँ रोजगार हो जाए तो हम अपना प्रदेश छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि कम से कम अपमान का घूंट तो हम लोगों को पीना यहाँ नहीं पड़ता। और अगर इनको काम मिलने लगे बिहार में, तो ये मजदूर अपना गांव, अपनी माटी छोड़ करके कभी वापस इन शहरों में जाएंगे नहीं। और शायद अगर ऐसा हो जाए तो बड़े बड़े शहरों की अर्थव्यवस्था भी डगमगा सकती है। जब मैंने इनसे पूछा कि जब आप दूसरे शहरों में जाते हैं तो अपमान का आपको सामना करना पड़ता है, लोग क्या क्या बातें आपसे कहते हैं, तो ये भी आपको सुनना चाहिए कि उन मजदूरों ने मुझसे क्या कहा। यहाँ पे क्या आप लोगों को उस अपमान को झेलना पड़ता है? कि यहाँ पे अपमान होता है? अपमान नहीं होता है। अगर बिल्डिंग बनाने का या फिर कुछ फैक्ट्री बनाने का काम मिल जाए तो क्या कभी बाहर जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। सबसे पूछती हूँ मैं, क्या बाहर जाएंगे? नहीं जाएंगे। यहाँ पे अच्छा रहता है, सबको मिलता है, जानता है कि हम लोग के गाँव के, हम लोग के टोला के, हम लोग के जिला के, सबको। हम वहाँ पे जाते हैं तो गाली देती है, कहाँ से आया? बिहार से। साला देखना, चोरी करके भाग जाएगा, नहीं तो लड़की उड़की लेके भाग जाएगा, नहीं कुछ न कुछ लेके भागेगा। ये सब बिहारी होता ही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये सारी बातें इन नेताओं को नहीं पता, जो इतने सालों से बिहार की राजनीति में है? जात पे ही वोट देते हैं ना, कैसे सुधरेगा? सुधरेगा यहाँ का, हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है वो सब सुधारेगा, मुख्यमंत्री है वो सब सुधारेगा। पब्लिक सुधारेगा। पब्लिक को अपना स्वच्छता के लिए पब्लिक को सोचना चाहिए कि कौन सा सरकार को अपना बनाए जो देश को बढ़िया चलाए। अच्छा, अब पब्लिक के ऊपर डिफरेंट पड़ता है, कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई बहुत ऐसा वोट रद्दी हो जाता है, बहुत कोई बड़ा बड़ा आदमी को चुन चुन के वोट देता है, कोई पैसा देकर वोट खरीद लेता है। आप क्या सोच के वोट देते हैं? आप क्या सोच? हम तो अपना अच्छा सोच के वोट देते हैं, इसलिए वोट देते हैं ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। मगर जब वोट देते हैं तो 5 साल के अंदर में कुंजी करता है सरकार, कुछ नहीं करता है। बिहार में डायरेक्ट नदियां हिमालय से आती हैं और बड़ी बड़ी नदियां जो हैं वो बिहार में हिमालय से डायरेक्ट एंटर करती हैं, नेपाल का रास्ता होते हुए, जो बाढ़ भी लेके आती हैं बिहार में। लेकिन ये भी सोचना है
हम लोगों को कि क्या बिहार में कोई कैलिबर ही नहीं है? क्या बिहार को एक सक्षम राज्य नहीं बनाया जा सकता? अगर भरसक प्रयास हो तो बिहार में इंडस्ट्री भी लगाई जा सकती है, बिहार में खेती को भी संपन्न किया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो। लेकिन आपको मैं यहाँ पर 3 मुद्दों के बारे में बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ मखाना। अगर आप 250 ग्राम मखाना अगर आप इंटरनेट पर ऑर्डर करेंगे या फिर आप अपने परचून की दुकान पर भी जाएंगे, अपने पास की परचून की दुकान पर 250 ग्राम मखाना अगर आप खरीदेंगे तो लगभग आपको मिलेगा 450 रुपये में। मतलब 1 किलो मखाना आपको लगभग 2000 रुपये में मिलेगा या फिर उससे भी अधिक में मिल सकता है। दुनिया में जितना भी मखाना होता है 90% इंडिया प्रोड्यूस करता है और उस 90% का 85% जो है अकेले बिहार प्रोड्यूस करता है। लेकिन इतना बड़ा मखाने का प्रोड्यूसर होने के बाद भी बिहार जो है सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है मखाने का। क्यों? क्योंकि बिहार के अंदर स्टोरेज की कमी है, वेयर हाउसेस की कमी। तो आप 1 किलो आपको कितना पड़ता है मार्केट में? 1 किलो मान लीजिए 1 किलो कितना रुपए में आप दे देते होंगे? 80 रुपए किलो। आपको सिर्फ इसका 80 रुपए किलो मिलता है दाम? वो क्या 8 किलो देंगे तो 5 किलो का पैसा मिलेगा, और 8 किलो देंगे तो सिर्फ 5 किलो का पैसा मिलेगा। जब हमको बाजार जाते बोलते हैं ना कि खेत छोड़ को भागना ही पड़ेगा, हाँ गिरानी हो गया, 1 लाख से ऊपर खर्चा हो गया। इसमें किसान को हम देंगे कि पैसा देंगे? हम लोग रोते हैं, क्या करेंगे? बोलता है सरकार सब्सिडी देगा, फलना देगा। लोग इसकी कोई MSP है कि नहीं मखाने की? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं है। रेट तय नहीं है, कुछ नहीं, मार्केट में औने पौने दाम पर मखाने को खरीदा जाता है और जो रेट लगाएगा व्यापारी। रखने का चीज नहीं है, कोई गोदाम में कोई मार्केट में हम धरेंगे कहीं कुछ में रख नहीं सकते। इसको जैसे बेचना ही पड़ेगा। धान तरह नहीं है, गेहूं तरह नहीं रख सकते। इसको जैसे उकला पानी का दाना है, नहीं बेचेंगे तो खराब हो जाएगा। ये सीमांचल का सोना है जो औने पौने दाम में अभी मिट्टी के दाम पे खरीदा जा रहा है। काला हीरा विदेश में इसका दाम है, हम लोग जो जाते हैं हमको कोई दाम नहीं। विदेश में इसका बोला भी जाता है सीमांचल का काला हीरा। आप भी खेती करते हैं इसका? हम लोगों का हाथ देखे किस तरीका से खाना भी नहीं खा और कोई चीज पकड़ भी नहीं सकते, इतना काटा होता है इसमें। और लोग बाहर से आके यहाँ पे 400 करोड़ की व्यापार कर रहे हैं, कंपनी तैयार कर रहे हैं। ये तो मैंने मखाने की बात की कि मखाने का इतना बड़ा प्रोडक्शन होने के बावजूद बिहार के अंदर उसको एक एसेट नहीं बनाया गया है। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि जैसे पंजाब कृषि को उन्होंने अपना हथियार बना लिया है पंजाब ने, लेकिन बिहार में मखाने को सफेद डायमंड बोला जाता है, लेकिन आज तक उसका MSP तय नहीं है। सोचिए वहाँ के किसान कितने भोले हैं, इवन उनको ये तक नहीं पता कि मखाने को आप वेयर हाउसेज में स्टोर कर सकते हैं। ये तो एक फसल की बात है। अब दूसरे फसल की बात करते हैं। ये भुट्टा, ये जो कॉर्न है, इसका बिहार 5वां लार्जेस्ट स्टेट है इसको पैदा करने में। अब इस मक्के से हॉर्लिक्स बनाया जा सकता है, स्टार्च बनाया जा सकता है, कॉर्नफ्लेक्स बनाया जा सकता है, पॉपकॉर्न बनाया जा सकता है, जो आप और हम मूवी देखते हुए बड़े आराम से खाते हैं। लेकिन इसकी एक भी प्रोसेसिंग यूनिट बिहार के अंदर आज तक नहीं है। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी जिसका नाम है गुलाब बाग मंडी, जो बिहार के पूर्णिया जिला में आती है। यहाँ पर महीने में 1.5 अरब का व्यापार होता है और यहाँ पर देश में सभी स्टेट से, चाहे गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हर जगह से व्यापारी यहाँ आते हैं, अपना बड़ा बड़ा गोदाम लगाते हैं और यहाँ पर जो माल होता है उसको स्टॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस मंडी के अंदर मजदूरों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि इस मंडी में क्या कुछ कमी है और कैसे ये जो मंडी है वो मजदूरों की कमी के कारण अच्छे से व्यापार नहीं कर पा रही। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, ठीक। मुझे जैसे यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ऐसे जगह ऑल ओवर इंडिया का हर स्टेट के आदमी यहाँ पे आके काम करते हैं। हर स्टेट के आदमी आके काम करते हैं। इवन यहाँ से माल एक्सपोर्ट भी होता है, हमारे कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है और हमारे इंडिया का हर स्टेट आदमी आके यहाँ पे काम करते हैं। लाइक दैट राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई हुआ, नासिक हो गया, MP हो गया, छिंदवाड़ा तक आदमी यहाँ पे काम कर रहा है, पार्टी वगैरह। तो क्या बोलोगा कि मजदूरी यहाँ करते हैं कि व्यापार करते हैं? व्यापार करते हैं। तो एक मुझे बात बताइए, जैसे ये सीमांचल इलाका है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पलायन होता है क्योंकि बाढ़ की वजह से या फिर आप और भी गरीबी कह लीजिए उसकी वजह से,
लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ संसाधन है, जैसे कि अब मखाना यहाँ है, मक्का यहाँ है, तो फिर पलायन क्यों? जब मंडी भी यहाँ सबसे बड़ी है तो भी पलायन क्यों? 3 से 4 महीने का यहाँ सीजन होता है, जो इस तरह का काम होता है, उसके 3-4 महीने के बाद फिर सीजन ऑफ हो जाता है। व्यापारी सब का भी काम ठप हो जाता है, तो लेबर मजदूर क्या करेंगे? वो लोग को बाहर जाना पड़ता है, पंजाब गया, हरियाणा गया, वो लोग भी जाता है, धान कटाई वगैरह में जाता है। यहाँ पे जैसे आप लोग महाराष्ट्र वगैरह जाते होंगे तो वहाँ पे मैंने देखा कि अगर आलू उगाता है महाराष्ट्र तो उसके साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट भी बनाया हुआ है। तो क्या बिहार में यहाँ पे क्या है कि कोई चीज़ का जैसे प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह जो है नहीं है, और ना कोई बैठाना चाहता है। हम लोग भी चाहते हैं, बाहर से बड़े बड़े लोग हैं जैसे अडानी अंबानी सब है, यहाँ पे बड़ा बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट, आपको ये सब क्या बोलते हैं, मिल फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ पे भी रोजगार बढ़ेगा, व्यापारी का काम का स्तर बढ़ेगा। हम लोग यहाँ से बाहर बाहर माल भेजते हैं, यहाँ बगल में माल भेजेंगे, दाम सही मिलना चाहिए, ये सब चीज़ यहाँ पे होगा। जगह भी है, हो क्यों नहीं पा रहा है? हो क्यों नहीं पा रहा है? इसमें क्या है कि लोग आना नहीं चाह रहे, सरकार का भी कुछ है इसमें कमजोरी। अगर ये हो जाता तो क्या होता बिहार? अभी हो जाता बिहार बहुत आगे रहता, बहुत आगे रहता बिहार। अगर सोचिए, अगर प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर हो, जैसे महाराष्ट्र में प्रोसेसिंग यूनिट्स है, कर्नाटक में प्रोसेसिंग यूनिट्स है, तो बिहार में क्यों नहीं? अगर बिहार में होता तो शायद यहाँ से पलायन रुक जाता और नहीं होता, या फिर बहुत कम स्तर पर होता। ये सीमांचल इलाका है जहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन होता है। ये तो मैंने आपको बिहार में मखाने और मक्के का हाल बताया कि कैसे वहाँ पे इतने बड़े लेवल पे, इतने वास्ट लेवल पे इन पैदावारों का प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसके बावजूद इसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है वहाँ की सरकारें, और वहाँ के किसान इस वजह से ही गरीब रहते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं उनको फिर पलायन करना पड़ता है दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए। अब मैं आपको तीसरा कारण बताती हूँ, और तीसरा मुद्दा जो मैंने खुद बिहार में जाके इनकाउंटर किया वो मैं आपको बताती हूँ। बिहार में चूँकि पानी बहुत है और फर्टाइल लैंड बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से बिहार के अंदर सब्जियाँ अच्छे खासे अमाउंट में उगाई जाती हैं। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कि एक सरकारी मंडी में किस तरीके से किसान अपनी फसल को ले जा रहा है मार्केट तक, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आज ऐसा भी हो सकता है क्या। ये पटना का हरियाली सब्जी मंडी है, और ये ऐसा वैसा मंडी नहीं है, ये ऑथराइज सरकारी मंडी है जहाँ पे आपको ऐसे तिरपाल दिखेंगे, मतलब प्रॉपर नहीं है। फिर उसके बाद आपको इम्प्रॉपर दुकानें दिखेंगी। यहाँ पे किसान अपना पैदावार लाता है, फिर ये मार्केट में लोगों तक जाता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज से 8 साल पहले सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लाई गई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसके तहत किसानों को ये छूट दी गई थी कि आप 5 करोड़ तक की लागत का आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट अपने खेतों के पास ही लगा सकते हैं, जिसमें सरकार 35% का सब्सिडी देगी। अब मैं इसका आपको खेल समझाती हूँ कि इस योजना से क्या हो सकता था और बिहार कैसे संपन्न और बिहार कैसे अच्छा हो सकता था। आपको ये आलू दिख रहा है उस तरफ, आई जब मैं गुजरात इलेक्शन कवर करने गई तो ये आलू के खेत मैंने देखे, और साथ में मैंने इस आलू से बनने वाले प्रोडक्ट जैसे कि चिप्स हो गया, वेफर्स हो गए, इन सबको बनने वाले वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स देखी खेतों के साथ साथ। गुजरात के अंदर पूरे देश का 5 से 6% तक का आलू उगाया जाता है, लेकिन आप हैरान होंगे कि गुजरात के अंदर ये जो आलू के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो आप लेस चिप्स वगैरह खाते हैं, इसका 80% तक की जो यूनिट्स है, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है, वो गुजरात में लगी है। गुजरात के लोगों को इसका फायदा होता है। सोचिए अगर बिहार में कुछ ऐसा होता, आप इस सरकारी मंडी की हालत देख के मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक सरकारी मंडी है जिसमें प्रॉपर रास्ता नहीं है, और ये पटना राजधानी के अंदर है जिसमें प्रॉपर रास्ता नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट बड़े किसान जो है वो अपना ट्रक लेकर के नहीं आ सकते, क्योंकि इतना बड़ा रास्ता नहीं, इतना बड़ा पैसेज नहीं है। 2025 के भारत में क्या ऐसा संभव है, ये आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे जब आप देखेंगे कि एक जो किसान है वो पटना से उसका घर करीब, मान लीजिए पटना की मंडी से जो वो अपना पैदावार लेके आ रहा है, उसका डिस्टेंस केवल मात्र 5 से 6 किलोमीटर है। ये गंगा मैया है, गंगा मैया के उस तरफ है किसान जो अपनी खेती बाड़ी, जो उपजाऊ जो उनकी चीज़ें होती है, जो सब्जियां जो उगाते हैं, वो ऐसे ही इसी कंडीशन में ऐसे नाव से उतरते हैं, अपना बोझा सर पर उठाते हैं
और ऐसे करके फिर पटना सिटी के अंदर जाते हैं सरकारी मंडियों में अपना वो करने। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई साहब देखिए डर लग रहा है क्योंकि चिकनी मिट्टी है पूरी, आप लोग रोज ऐसे ही चलते हैं? प्रैक्टिस हो गई होगी आप लोगों को, तो ऐसे बोझा लेके जाते हैं भैया? प्रैक्टिस क्या है, मजबूरी है जी। ऐसे कितने किसान आते हैं भैया प्रतिदिन यहाँ से? अभी 200-500 200-500 जी। और किसी का ध्यान नहीं जाता इस तरफ? कोई का ध्यान नहीं। नाम क्या है आपका? गणेश कुमार। गणेश कुमार, अच्छा। इधर आते हैं, ये सब सब्जी जो है इस नाव पे लेके आते हैं, इस नाव पे। ये देखिए बिहार के किसानों का ये हाल है। बाबा कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं दियरपुर से। दियरपुर से, गंगा के ऊपर से? गंगा से ऊपर से आ रहे हैं। क्या क्या तकलीफ होता है? सब्जी कहाँ लेके जा रहे हैं? अंटा घाट। अंटा घाट वो सरकारी मंडी जो है। क्या क्या तकलीफ होता है बाबा आप लोगों को? बहुत तकलीफ है। क्या क्या तकलीफ? लेके आना है, जाना है, माथा पर ढो के लेके आना जाना होता है। अगर कोई मान लीजिए कोई सुन रहा है, सरकारी अधिकारी या फिर कोई भी सरकार का कोई व्यक्ति जो आपकी समस्याओं को सुधार कर सके, तो क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों से? क्या चाहते हैं, मांग क्या है आपकी? और हम लोग के तो पीपा पुल बना देता तो आने जाने में बहुत आसान हो जाता। पीपा पुल भी बना देते तो 9-10 बज रहा है भैया ना, 10 बज रहा है तो आपको कम किसान दिख रहे हैं। सुबह रेला लगा रहता है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे किसान रहते हैं। इस तरीके से बिहार के किसान अपने पैदावार को उगाते हैं, खेती करते हैं और फिर इस तरीके से मंडी में लेके जाते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है 2025 के बिहार का। और आप इससे समझिए, ठीक है, कि इनकी कितनी मेहनत, कितने दिन उन्होंने लगाए होंगे खेती करने में, सब्जी को उगाने में। एक बैलेंस बिगड़ा और सबका सब बर्बाद। एक और नाव आई है, एक और नाव है, देखिए घाट पे 16 आदमी डूबा है। 17 आदमी इस घाट पे। कलेक्ट्रेट घाट, अंटा घाट के सामने 17 आदमी डूबा। इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है, हम पब्लिक नहीं है। यदि बिहार सरकार में अच्छा होता तो इसको सुविधा देता। देखिए पानी बढ़ गया, इसमें लहर तूफान है, अब तो नाप नहीं किए हैं, एक बार चल कर बीच में देखिए, अब इतना नाव डोलता है कि अनलीगल आदमी का प्राण छूट जाएगा और इसमें कोई सुविधा नहीं है। तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है, यही रास्ता नाव। और नाव से नहीं जाएगा तो वहाँ से आटा चावल कहाँ से लाएगा, खाएगा कहाँ से, कमाएगा नहीं। तो इसलिए पुल की सुविधा बहुत जरूरी है। मतलब उस तरफ का जो पूरा गांव है, हाँ, वो मान लो किसी को अस्पताल वगैरह जाना हो तो नाव से ही जाएगा। अस्पताल भी नाव से आना होगा। उसके बाद पैदल यहाँ से मिलो पैदल चलेगा। हाँ। यहाँ से देखिए कम से कम 4 किलोमीटर है ना। हाँ। कलेक्ट्रेट, वहाँ तक पैदल चलना पड़ता है। अभी सही बोल रहे हैं? हम सही बोल रहे हैं। यदि आप आए कर नहीं देखे, हाँ, वहाँ से तो पैदल, मतलब उधर हॉस्पिटल की भी व्यवस्था नहीं है, इधर व्यवस्था नहीं है। मूलभूत सुविधाएं के लिए पटना में जाना है आपको तो वहाँ से नदी पार करिए, अपनी जान को जोखिम में डालिए। बच गए तो अस्पताल तक पहुँच जाएंगे, बच गए तो आपकी सब्जियाँ जो है वो मार्केट तक पहुँच जाएंगी, बच जाए तो आपको रोटी चावल की व्यवस्था हो जाएगी। ये हाल है। कितने साल से भैया नाव, कितने हादसे देखे हैं आपने? हाँ, अपने तो आँखों से कम 50 गो नाव डूबते हुए देखे। 2000। ये हाल मैंने आपको बिहार का दिखाया, जो आज भी उस हालत में ही है जिस हालत में वो सालों पहले था। आज बिहार के पास किसी भी राज्य को अगर आप मुझसे पूछें या फिर आप अगर किसी बड़े इकोनॉमिस्ट से भी पूछें कि किसी भी राज्य को संपन्न बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, तो सीधा सीधा वो कहेंगे वर्कफोर्स, लेबर, लैंड और पैसा लगाने वाले पूंजीपति। तो आपको इन तीनों का आंसर मिलेगा। बिहार के पास लैंड भी है, ज़मीन भी पर्याप्त मात्रा में है, लोग भी हैं जिसका वो सप्लाई पूरे देश भर में करता है, माइग्रेंट लेबर का। इसमें बिहार अव्वल दर्जे पर है, एक्सपोर्टर के तौर पे, माइग्रेंट लेबर का एक्सपोर्टर के तौर पे बिहार अव्वल दर्जे पे है। लेकिन अपने राज्य को संपन्न बनाने में ये नेता कमज़ोर हो जाते हैं और बिहार के पास सब कुछ होने के बावजूद आज बिहार इस हालत में है कि अगर आप गूगल पे सर्च करें कि देश का सबसे गरीब राज्य कौन है तो आपको बिहार मिलेगा। देश में सबसे खराब जीडीपी किसकी है
तो आपको बिहार मिलेगा। देश में किसके नागरिकों की स्थिति सबसे दयनीय है तो आपको बिहार मिलेगा। और देश में किन मजदूरों को गाली के तौर पे बुलाया जाता है तो आपको बिहारी मिलेंगे। आप खुद सोचिए, क्या ये शॉकिंग नहीं है? जो लेबर हैं वो उड़ीसा से भी आते हैं, वेस्ट बंगाल से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं और झारखंड से भी आते हैं, लेकिन गाली केवल मात्र बिहारी बन के रह चुके हैं। तो ये अपने आप में एक शॉकिंग बात है। जब मैं इस वीडियो को बना रही थी, इस डॉक्यूमेंट्री को बना रही थी, तो ये सब कुछ मैंने देखा दिल्ली से बिहार तक का सफ़र तय करने में, कि कैसे वहाँ के लोगों को भी अब समझना होगा कि आपको जात से ऊपर उठ के वोट देना होगा। ऐसी बात नहीं है कि जाति केवल मात्र बिहार में है, दूसरे राज्यों में भी, दक्षिण के राज्यों में भी जाति एक प्रबल मुद्दा है, लेकिन उससे पहले वो लोग अपनी डेवलपमेंट को भी रखते हैं। लेकिन बिहार में ही इस चीज़ की कमी है। तो ये मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर बिहारी किस तरीके का जीवन यापन करते हैं दूसरे राज्यों में, ये साक्षात दिखाया, ऑन कैमरा दिखाया कि आखिर एक मजदूर के साथ रात के 12 बजे उसके मकान मालकिन ने उससे किराया लेने के बाद उसको किस तरीके से बेइज्जत करके अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये अपमान उन लोगों के लिए कॉमन नहीं है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जो इन संसद के भीतर बैठे हैं, उनके लिए ये अपमान कॉमन नहीं है। अगर उनसे कोई तेज़ आवाज़ में बात भी कर दे तो उनको बात चुभ जाएगी, लेकिन इन मज़दूरों को इस तरीके का जीवन यापन करना पड़ता है। ये सच्चाई है। चल रही दोपहरी है, रोपरी है धान, मोने मन विचार रही है, जय मैं बाबा धाम। बोलो भैया राम राम, राम राम हो।